हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आज 17 जून है, तो आज हम आपके लिए 17 जून का करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्त, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सभी एग्जाम को कवर करेगा। इसलिए कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपना नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्त, आज देखते हैं पहला हमारा सबसे पहले मोटिवेशन थॉट्स आज का क्या है। आज का मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों, इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन पॉसिबल। यानी कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं वो मुश्किल हो सकती है, पर मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि वो नामुमकिन है। ठीक है दोस्तों, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में लगे हुए हैं, वो हार्ड हो सकता है यानी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन होगा। तो चलिए दोस्त, इसी से हम अपने आज दिन की पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है तो दोस्तों, हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप मार्क कर लीजिए। किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इससे रिलेटेड और भी हमारे पास जो फैक्ट्स हम लेके लेंगे उसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्त देखिए क्या लिखा है, राजप्रभा 3 दिवसीय त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। यानी राजप्रभा इज ए 3 डे यूनिक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। यानी राजप्रभा एक त्यौहार है जो 3 दिवसीय त्यौहार है जो कहाँ मनाया गया है, तो आपको बताना दोस्तों। तो जैसे आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो दोस्त चलिए, हमारा आंसर क्या बनता है देख लीजिए। हमारा आंसर बनता है उड़ीसा। उड़ीसा में त्यौहार दोस्त मनाया गया। तो जान लीजिए उड़ीसा में त्यौहार के बारे में जान लीजिए। राजप्रभा कैसा त्यौहार होता है दोस्त। देखिए दोस्त, राजप्रभा उड़ीसा का एक त्यौहार होता है जहाँ ये 3 दिवस का होता है। जब भी कभी मानसून आने वाला होता है, जब भी मानसून का शुरुआत होता है, उसके लिए उससे पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्त, इसमें लोगों को, वहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि जो धरती माता है वो मासिक धर्म यानी मैस्टुरेशन में चली जाती हैं। यानी मासिक धर्म में उनका मासिक धर्म होता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, 3 दिन तक मासिक धर्म रहती हैं और चौथे दिन उनका प्योरिफिकेशन होता है यानी शुद्धता होती है दोस्तों इन 3 दिन तक स्थानीय लोगों की जो महिलाएं होती हैं वो कोई काम नहीं करती हैं। तो दोस्तों, ये त्यौहार उसी के लिए मनाया जाता है, धरती माता के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और एक बात और जानिए, ये इस दिन जो होता है, ये केक होता है, केक का बहुत महत्व होता है। तो केक को क्या कहते हैं, यूपी में पीठा बोला जाता है। केक को यूपी में, सॉरी, उड़ीसा की बात हो रही है भाई, दो बाय मिस्टेक जबान स्लिप हो गया। उड़ीसा का बात हो रहा है। उड़ीसा में जो केक है उसको क्या बोला जाता है, पीठा बोला जाता है। इसलिए वहाँ की जो उड़ीसा टूरिज़्म है, उड़ीसा टूरिज़्म ने पीठा नाम एक व्हील का स्टार्ट किया है। पीठा ऑन व्हील पर प्रोग्राम है, वो स्टार्ट किया है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है पीठा ऑन व्हील्स कहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया गया। तो दोस्तों, ये आपके उड़ीसा में शुरू किया गया। इसमें क्या है कि जो इतने भी केक डिलीवरी वाले जो होते हैं, उनके जो गाड़ी होती है उन पर एक केक से बने कुछ चित्र होंगे, यानी डायग्राम, मतलब फोटो आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका हो गया राजा प्रभा के बारे में जानकारी मैंने दे दी। जो उससे राजा प्रभा क्या है मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों, कुछ अन्य चीज़ें जो उड़ीसा में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसको हम आज इंक्लूड किए हैं, आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एग्जाम में आया हुआ है कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव अभी याद रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई हुई थी, कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग उड़ीसा में पाया जाता है, आप इसे याद भी रख सकते हैं। चंदन यात्रा है, ये भी आपका उड़ीसा में किया जाता है। कोणार्क डांस महोत्सव मनाया जाता है। छऊ त्यौहार, दोस्तों छऊ त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, ये एग्जाम में आया हुआ है। छऊ त्यौहार आप मार्क कर लीजिए, छऊ त्यौहार पूछ सकते हैं आपसे। तो छऊ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। नौखा त्यौहार हो गया, नौखा त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है। और चत्र जत्रा त्यौहार भी मनाया जाता है मेरे भाइयों। तो ये हो गया उड़ीसा के। चलिए सीएम देख लीजिए, नवीन पटनायक और गवर्नर
गणेशी लाल है दोस्तों। बिहार, बिहार आपके पास सेकंड ऑप्शन है, जो कि आपका क्या है, बिहार। बिहार के मैं सीएम बताता हूँ, नीतीश कुमार। यहाँ जो इसकी राजधानी है उसकी पटना है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की आप जान लीजिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का रायपुर है। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री है वो है बघेल। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सिंह, और लखनऊ यहाँ की राजधानी है दोस्तों। चलिए आपको इमेज दिखा देते हैं। इस त्यौहार में में जैसे महिलाएं देखिए, जहाँ दिख रहा होगा झूले झूले पर झूल रही हैं, यानी एक तरह से ये त्यौहार को मनाने का शुरुआत कर रही हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ऑनरी मेंबर ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। यहाँ पर WHO है, हु 2 बार हु हो गया है मेरे दोस्तों भाइयों। यहाँ पर आप दिख रहा होगा 2 बार आ गया है WHO, यानी हु आ गया 2 बार। तो एक जो है यहाँ पर ये वाला WHO, ये जो एक वाला है दोस्तों, एक जो होगा यहाँ पर ये आपका WHO होगा। ठीक है दोस्त, तो WHO की बात कर रहा है। WHO के सलाहकार, तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किसे किया गया है। यानी WHO जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। यानी तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किसे किया गया है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन के जरिए बता सकते हैं देखकर, अगर आपको पता होगा तो। देखिए, पहले है मुकेश कुमार जैन, फिर दूसरा है नेफ्टाली बेनेट, सी है डी गिरजेश, और चौथा है मुकेश शर्मा। अगर आपने प्रीवियस क्लास की हुई है हमारी, पढ़े हुए हैं हमारे साथ आप, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं दोस्त। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर पहले क्या है, उसके बाद ऑप्शन के बारे में बताएंगे। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तकनीकी सलाहकार मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। डी गिरजेश लिखा हुआ है दोस्त। डी गिरजेश क्या है, डी गिरजेश के बारे में जानिए। इन्हें हाल ही में इन्होंने चेस में अवार्ड जीता है, चेस में। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब नेफ्टाली बेनेट के बारे में जानिए। इजराइल के नए प्रधानमंत्री यानी PM बने हैं नेफ्टाली बेनेट, जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मुकेश कुमार जैन, ये आपके डिप्टी गवर्नर है RBI के। RBI का क्या है, डिप्टी गवर्नर है मुकेश कुमार जैन। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आपको कुछ इसके रिलेटेड जो WHO के फैक्ट्स देख लीजिए क्या है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैं ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, मैंने इंक्लूड किया है इसलिए कि आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर आपका करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बनता है स्टैटिक पोर्शन, तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। और कब बना था, ये 7 अप्रैल 1948 में बना था दोस्त। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और DG इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एडहानम, जो इसके जर्नल हैं, डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एडहानम, जो है डायरेक्टर जनरल है दोस्त। इसलिए बोलता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली जो भी हम डोज प्रोवाइड करते हैं, मॉर्निंग डोज, आपको लीजिए और अपने एग्ज़ाम को इजी बनाइए और ऐसे चुटकियों पर जाकर निकाल लीजिए। चलिए दोस्त थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इमेज देख लीजिए दोस्त, ये है मुकेश शर्मा जिन्हें नियुक्त किया गया, इनकी इमेज है। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। थर्ड है, विच कंट्री होस्ट द नाटो समिट 2021। कौन सा देश नाटो सम्मेलन 2021 का मेजबानी करेगा। तो आपके पास इटली, फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया है, तो आपको बताना है कौन सा करेगा। तो देखिए कौन सा करेगा, बेल्जियम करेगा। बेल्जियम क्या कर रहा है, जो हमारा जो ये नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। मैं इसके बारे में फैक्ट्स भी इंक्लूड किया, बता दूंगा। यानी नाटो का जो समिट हुआ था बेल्जियम के ब्रसल्स, जिसकी राजधानी है ब्रसल्स, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसल्स, वहाँ पर नाटो का समिट यानी शुरुआत किया गया था, शुरू हुआ था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कुछ नाटो के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, देख लीजिए। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बता दिया। फाउंडेड 4 अप्रैल 1949 को ये बना है। हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। जहाँ हेडक्वार्टर है दोस्तों, वहीं पर समिट भी हुआ था। और इसके मेंबर कंट्री कितने सदस्य हैं, 30 हैं।
चेयरमैन स्टुअर्ट पीच जो है इसके चेयरमैन है, अध्यक्ष है नाटो के। स्टुअर्ट पीच जो दोस्तों ये एक आर्मी जो ग्रुप के जितने भी ग्रुप के मतलब आर्मी के ही सीनियर है। तो आप एयर मार्शल तो नहीं थे, फील्ड मार्शल कुछ थे। तो दोस्तों ये आर्मी से रिलेटेड है स्टुअर्ट पीच, ठीक है। तो ही नाटो के सदस्य भी है। नाटो क्या होता है बताता हूँ मैं। 30 सदस्यीय ग्रुप है, देशों ग्रुप है, जिसमें ये इन्होंने अपने आपस में सैन्य करार हुआ पड़ा है कि सभी इन्होंने 30 देशों ने मिलकर एक सेना बना रखी है कि इनका 30 देश में से किसी एक के देश पर कोई बाहरी देश, यानी इन 30 देशों को छोड़कर इन 30 देशों को छोड़कर यानी कोई बाहरी देश जो बाहर से होगा, जिसमें इनके ग्रुप मेंबर नहीं होगा, अगर इन पर अटैक कर रहा है, इन 30 देश पर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा कि उस पर ये 30 के 30 मिल कर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे दोस्तों। ये है नाटो। ओके, तो ये पहली बार ये मतलब ये जो है फेस टू फेस वार्तालाप हुई, यानी सबमिट की गई थी, यानी कह सकते हैं कि ये फेस टू फेस बैठ के होगा। ये जो बाइडन यानी जो अभी यूएसए के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं हाल फिलहाल में, उनकी पहली विदेश यात्रा होगी पद ग्रहण करने के बाद, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए के। तो उनका पहला यात्रा होगा, पहली विदेशी यात्री होगी। उन्हीं के स्वागत में ये जो है सबमिट किया गया है, ठीक है। और अभी उनकी जो है उन्होंने शुरुआत भी की थी नाटो का मतलब बैठक की, ठीक है। तो चलिए आपको सबमिट की कुछ इमेज दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सबमिट जो हुआ था उसका इमेज देख लीजिए सम्मेलन का। तो देखिए आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ, ये जो बाइडन है, जो बाइडन इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता भी की थी, कह सकते हैं आप। तो चलिए आपका होगा। बाकी मैं आपको करेंसी बताता हूँ, इटली की करेंसी क्या है। इटली की पहले तो जान लीजिए रोम है, यहाँ यूरो चलता है। फ्रांस के बारे में जान लीजिए, फ्रांस आपका पेरिस है और यहाँ पर यूरो है। ऑस्ट्रिया के बारे में जानिए, ऑस्ट्रिया आपका वियना है और यहाँ भी आपका यूरो चलता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट बेल्जियम का भी जो करेंसी है यूरो है और यहाँ पर कौन सा चलता है, यहाँ पर जो कैपिटल है वो है आपका ब्रसल्स। तो ये आपके चारों जो ऑप्शन दिए हैं सभी यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप में ज़्यादातर यूरो ही चलता है दोस्तों। चलिए ना अपना नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ है, हाउ मैनी कंट्रीज आर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन मतलब परमानेंट मेंबर चुने गए। हिंदी में बताता हूँ मैं, कितने देशों को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। कितने देशों को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बनता है 5 देशों को संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है 1 साल के लिए। 2022-23 के लिए शायद चुना गया है, 2022-23 के लिए चुना गया है दोस्तों। 6 और 7 9 मैंने जो ऑप्शन इंक्लूड किए हैं ये आपका किसी से भी रिलेटेड नहीं है, कोई भी आपका इनसे कोई संबंध नहीं है, बस ऐसे ही आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिया गया है। तो चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ, इनके सुरक्षा परिषद के बारे में बताता हूँ और उसके बाद मैं देश के बताता हूँ कौन कौन से देश हैं। देखिए दोस्त, ये 5 कंट्री हैं, UAE, ब्राज़ील, अल्बानिया, गैबोन, घाना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, मैं यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा UAE, जो UAE है दोस्त, और ये हो गया अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, ये होगा UAE। और UAE दोस्त एक तो आपका एशिया का कंट्री हो गया, और ब्राज़ील हो गया आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बता रहा हूँ मैं, महाद्वीप, यानी जो UAE महाद्वीप एशिया महाद्वीप का भाग है। और ये जो है ब्राज़ील, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। और अल्बानिया और गैबोन, घाना, ये आपका हो गया दोस्त, ये आपका अफ्रीका का हो गया है मेरे भाई। तो ये क्या हुआ है, ये सभी आपके सिलेक्ट हुए हैं। कहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ये आपके सुरक्षा परिषद जो है, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में इनको 1 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर की तरह चुना गया है इनको, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। यूएनएससी के बारे में क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे फुल फॉर्म हो गया। फाउंडेड कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। 24 अक्टूबर 1945 को ये गठन हुआ था
यूनाइटेड नेशन का, और इसके सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटरस। सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस दोस्त, ये आप याद रखेंगे। क्यों याद रखें बता रहा हूँ मैं, इनका भी हाल ही में टर्म बढ़ाया गया है, इनको रीअपॉइंट किया है एंटोनियो गुटेरेस को। इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, हाल ही में इनको बढ़ाया गया है, इनका जो कार्यकाल था बढ़ा दिया गया, यानी रीअपॉइंट किया गया, सब कह सकते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनएससी का हेडक्वार्टर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। तो इमेज देख लीजिए आप, जो यह जो जहाँ पर ये हुई थी बैठक, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सुरक्षा परिषद काउंसिल का, जो मतलब सुरक्षा परिषद जो है यानी यूनाइटेड संयुक्त राज्य का, वहाँ पर बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ कि 5 देशों को नामित किया गया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर की तरह, यानी अस्थायी मेंबर की तरह। ठीक है दोस्त, चलिए मैं आपका 5वां क्वेश्चन है, व्हेन वाज ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड, यानी जो ग्लोबल विंड डे है यानी वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो आपका आंसर बनता है ये 15 जून। 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे। 8 जून को मैं बता देता हूँ ओशन डे मनाया जाता है, जलवायु दिवस मनाया जाता है। 14 जून को मैंने कल ही क्लास में कराया था, 12 जून को भी बता रखा है मैंने। तो दोस्तों इसका आपका फ़र्ज़ बनता है, आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, अगर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो ये दोनों का यानी 14 जून का और 12 जून का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको कमेंट में बताना है कि इन कौन से डे सेलिब्रेट किए गए थे 14 जून और 12 जून को। दोस्तों मैं डेली करवाता हूँ, मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप भूल गए हैं अगर आप, तो आप सर्च करके बताएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए आपसे मैं क्वेश्चन बार बार पूछता हूँ और बोलता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई गलती होती है, तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्त जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, ताकि आपको आपकी तैयारी और दृढ़ हो सके। तो चलिए दोस्त, ग्लोबल विंड डे के जो एम है वो देख लेते हैं। और ग्लोबल विंड डे जो बनाया जाता है, ये एक ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, ठीक है, एक बॉडी है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, उसके मतलब उसी ने इसको मनाने का आरंभ किया था। तो आप उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ और इसका एम्स क्या है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो उसके पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो ग्लोबल विंड एनर्जी है दोस्तों, ये किस लिए मनाया जाता है। ये जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी जो भी ग्लोबल विंड एनर्जी है, यानी आप कह सकते हैं वैश्विक पवन जो है, इसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे इसकी एनर्जी ऊर्जा को हम उपयोग में ला सकते हैं, कैसे इसके उपयोग एनर्जी से, यानी जो ऊर्जा होगी उसे कैसे हम विश्व में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी जागरूकता के बारे में बताने के लिए किया गया। और पहली बार ये जो ग्लोबल विंड एनर्जी डे है दोस्त, ये 2007 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2007 में पहली बार मनाया गया था। लेकिन दोस्त 2009 से इसका ग्लोबल विंड एनर्जी नाम पड़ा। 2007 में पर्टिकुलर एरिया में मनाया गया जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, इसका हेडक्वार्टर मैं बताऊंगा जो इसके बारे में। तो वहाँ से स्टार्ट किया गया 2009 में, ये वैश्विक तौर पर कह सकते हैं आप, इसका नामकरण हो गया ग्लोबल विंड एनर्जी। और ये यूरोप की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, जो यूरोप है यानी यूरोपियन महाद्वीप है, उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों। चलिए कुछ फैक्ट्स बताता हूँ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के आपको, तो देख लीजिए। देखिए पहले तो ये लिखा हुआ है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल कब मतलब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है ये, इसी ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और इसका फाउंड हुआ था ग्लोबल विंड एनर्जी, देखिए फाउंड हुआ था 2005 में। यानी 2005 में ये क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की स्थापना 2005 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स। और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो, वह है वैन बैकवेल जो है CEO हैं, ठीक है दोस्त। एम क्या है आपका, इसका क्या मतलब होता है ना कि एम, इसका लक्ष्य क्या है। इसका एम है इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट विंड एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट द मैसेज हाउ इट कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी मैंने अभी बताया जैसे कि कैसे आप विंड एनर्जी यानी हवा की ऊर्जा को यानी पवन ऊर्जा को आप उसके यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूक करना है। और कैसे ये आपके वर्ल्ड कैसे आपको मैसेज को रिफ्लेक्ट करना है कि कैसे ये आपके वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। ये आपका इसका एम है दोस्तों। तो हमारा ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन,
विच डिवाइस डेवलप्ड बाय IIT रोपर दैट इज पावर फ्री CPAP बताना है। यानी IIT रोपर ने बिजली रहित चलने वाला कौन सा उपकरण बनाया है और जो CPAP के तहत काम करता है, तो आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है जीवन वायु, प्राण वायु, ज्ञान वायु, मोक्ष वायु। तो आपका ऑप्शन बनता है जीवन वायु। जीवन वायु नाम का एक ऐप बनाया गया है, जीवन वायु की थोड़ी डिवाइस बनाई गई है, यानी एक उपकरण बनाया गया है IIT रोपर की तरफ से। IIT रोपर दोस्तों बहुत शानदार, मैं बोल सकता हूँ, ये जो IIT रोपर है तक ये बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं इसको, इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे खोजें हो रही हैं। हाल फिलहाल में आपने एक पहले भी आ चुका है, IIT रोपर ने ऑस्ट्रिया के सॉरी हाँ ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसने एक फेस डिटेक्टर के बारे में, यानी फेक बस्टर नाम का एक ऐप बनाया था। आप फेक बस्टर उसमें क्या था दोस्तों कि किसी भी आदमी को अगर वीडियो कॉल पर बात कर रहा है या आप जूम मीटिंग वगैरह, यानी जूम मीटिंग गूगल मीटिंग में आप बात कर रहे हैं, तो उसको आप फेस डिटेक्ट कर सकता था कि वो जाली आदमी है, यानी वो आदमी फ्रॉडी है या ओरिजिनल आदमी है, ये आपको बता सकता था। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने खोज किया था। उसके बाद इन्होंने एक डिवाइस भी खोज किया था जिसमें कह सकते हैं कि किसी को भी, मतलब कोई भी सामान को आप काफ़ी टाइम समय तक, मतलब फ्रीजर टाइप का था कि इसमें सामान रख के आप काफ़ी इधर से उधर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। जैसे कि आप कोरोना वायरस में जो वैक्सीन आया उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हो गया, या कोई भी बॉडी का अंग उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे, वो डिवाइस का भी बनाया था इन्होंने। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कि हेलमेट बनाया है हाल फिलहाल में IIT रोपर ने, कि मतलब बुलेट प्रूफ हेलमेट कह सकते हैं, जिसमें गोली का कोई असर नहीं होगा, कितनी भी कोई भी बंदूक, मतलब कोई भी गन से आप उससे फायर करें, कोई भी उस पर अटैक नहीं होगा। और शायद दोस्तों आप उस इतना स्ट्रॉन्ग है वो हेलमेट कि बम ब्लास्ट के टाइम में भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा हेलमेट पर दोस्तों। यानी IIT रोपर लगातार अच्छी खोज कर रहा है। इसी तरह इसी के उन्होंने एक जीवन वायु नाम का एक उपकरण का भी खोज किए, आविष्कार किया है। इसमें क्या कहा गया देखिए, IIT रोपर क्या करता है। जीवन वायु जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन के लिए है। मैं भी दिखा दूंगा क्या करता है। CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है इस पर CPAP की फॉर्म है कंटिन्यूज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बहुत बड़ा लिखा गया दोस्तों, इसको मैं रेज कर दूंगा, आप तो समझिए कि इसका मतलब है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मैं बोलता हूँ बार बार आपको बोलता हूँ, आप लोग अपने साथ नोटबुक लेकर बैठे, और मैं जो बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं लिखा कई बार होता है, मैंने इंक्लूड नहीं की होती लिख कर, मैं उसको बोल के समझाता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलें। तो दोस्तों ये क्या काम करेगा बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आप कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको ऑक्सीजन देगा, बिना बिजली के चलेगा। अगर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा ये जीवन वायु। बताता हूँ, कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको, जो पेशेंट एपनिया नाम की एक बीमारी होती है, एपनिया नामक बीमारी, जो कि नींद में होता है व्यक्ति, पेशेंट जो होता है नींद में होता है और सांस लेने में बहुत समस्या आती है, तो उसकी जो इलाज किया जाता है और CPAP जो मैंने अभी बताया, CPAP बताया ना दोस्तों, CPAP जो कंटिन्यूज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, इसके तहत उसको इलाज किया जाता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपका इससे इफेक्ट बनते हैं, कुछ जान लीजिए। चलिए आप इमेज देख लीजिए, ये आपके इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है जीवन वायु। चलिए हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते क्या है। विच मेडल क्लिंच्ड बाय विनेश फोगाट इन 53 kg कैटेगरी इन पोलैंड ओपन। दोस्तों पोलैंड में एक कुश्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है आपको बताना है। विनेश फोगाट जो कि 53 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ी हैं, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो आपके पास ऑप्शन है सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड मेडल। देखिए दोस्तों इसका आंसर है गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये इनकी जो थी तीसरा मेडल था, गोल्ड मेडल। इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। इसके पहले भी जो अभी हाल ही में एक एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने एक हुआ था मेटियोपोलिटन इवेंट हुआ था मार्च में, मेटियोपोलिटन
नाम का इवेंट हुआ, तो उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियन में भी अप्रैल में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने यूक्रेन के क्रिस्टिना बेरेंजा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में। ठीक है दोस्त। और एक बात जानते हैं, हमारे एक और जो 57 किलोग्राम कैटेगरी के जो एक महिला जो पहलवान थी, जिनका नाम था अंशु मलिक, उनको बाहर कर दिया गया है। उन्होंने मतलब कहने का मतलब वो जो है जो कुश्ती वाला मतलब मुकाबला हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि उनको फीवर था। बुखार के कारण उनको गेम से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको पता है कि कोविड-19 का जो प्रकोप है, जिसमें क्या है, जो लक्षण होते हैं, बुखार हो गया, फीवर आना होता है, तो मेजर जो लक्षण है फीवर आना, तो इसी के तहत मद्देनजर रखते हुए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया है कि उनको फीवर था। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा इनको विनेश फोगाट की इमेज देख लीजिए पहले। ये हैं दोस्तों विनेश फोगाट। आप देखे होंगे दंगल मूवी, ये हमारी बेटियां किसी बेटों से कम है क्या, वैसा ना हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, ऐसे डायलॉग था ना आमिर खान का। तो वैसे ही उसी में मतलब उन्हीं की जो विनेश फोगाट है, जो आप देखे होंगे 3 बहनें होती हैं, तो उसी में से एक ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटी वाली है ये, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन कौन सा है। 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, अगेन ये आप इसको याद रखिए कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ये आपका देख लीजिए आंसर क्या बनता है। आंसर बनता है 14th। भारत का 14th स्थान रहता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में। तो एक बात जानिए दोस्त, जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है क्या चीज़ है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या है। देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स देखिए क्या है, ये CAF की तरफ से जारी किया जाता है। चैरिटी एड फाउंडेशन जो है, जो यूके में है, उसकी तरफ से जारी किया जाता है। CAF यानी चैरिटी एड फंड के द्वारा जारी किया जाता है, जो यूके बेस्ड है। और दोस्त इसमें सबसे टॉप, अगर इस बार जिसने टॉप किया था वो था इंडोनेशिया ने टॉप किया है, मैं बता दूंगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए ये 3 पहलू पर क्या करता है, गिविंग इंडेक्स जो है 3 पहलुओं पर जारी किया जाता है कि आपके देश में आपने 3 काम ये किए हैं कि नहीं। देखिए पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले होगा काम कि आपने किसी अनजाने की यानी जो स्ट्रेंजर है, जिसको आप नहीं जानते हैं, उसको मदद की है कि नहीं। और मदद की है, और जिसको मदद की ज़रूरत है उसको की है, जिसको मदद की ज़रूरत है उसको आपने मदद की है कि नहीं। एक तो ये हो गया। अब अगर की है तो आपका ठीक है, पॉजिटिव हो गया। सेकंड है कि आपने चैरिटी में दान दिया है या नहीं, यानी आपके देश में चैरिटी में दान कितना होता है, आप लोगों स्ट्रेंजर लोगों को कितना मदद करते हैं। थर्ड, आपने इच्छा से किसी संगठन को दिया है कि नहीं। इच्छा से यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने अपने खुद की इच्छा से दिया है। ये तीनों पहलू होती हैं। तीनों पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, यानी किसी की हेल्प करना, प्लस में संगठन में दान करना, चैरिटी करना, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर होता है कि आप अपने देश में सब काम करते हैं तो आपका देश टॉप पर चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है कि हाँ गिविंग इंडेक्स में अच्छा काम कर रहा है। तो इंडोनेशिया जो है कि गिविंग इंडेक्स में टॉप पर है, उसके देश में ज़्यादा ये सब किया जाता है। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रैंक है इंडोनेशिया का, फिर आता है केनिया, फिर आता है नाइजीरिया। केनिया आता है, नाइजीरिया नहीं, सेकंड पर केनिया, थर्ड पर नाइजीरिया है। ठीक है दोस्त, चलिए हमारा फोर्थ अगर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD, यानी किसे UNCTAD का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन दोस्त, ये अपॉइंटमेंट ज़बरदस्त अपॉइंटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसका एग्जाम में देखने में जरूर मिलेगा। UNCTAD को किसको सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्त क्या है, देखिए UNCTAD क्या है मैं बता दूंगा। यूनाइटेड नेशन काउंसिल ट्रेड से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसके ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में है, मैं आपको अच्छे से चलिए बताऊंगा। पहले आप जानिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है दोस्त आपका रेबिका ग्रेनस्पैन जो है, इनको UNCTAD का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया। आपके पास जो ऑप्शन है, डेविड वर्निए, कैथरीन वायर्स, योका सासो, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा दोस्त। ये हाल ही फिलहाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। डेविड वार्नियर के बारे में बताइए। डेविड वार्नियर दोस्त ये मोसाद का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। मोसाद क्या है दोस्त, इजराइल की एक खुफिया, कह सकते हैं खुफिया विभाग है। ठीक है, मोसाद, उसके जो चुने गए हैं चीफ चुने गए हैं वो है आपके डेविड वर्नियर।
और आपके पास जो ये दिखाई दे रही हैं कैथरीन वराइस, इसके बारे में जानिए। ये स्कॉटलैंड की एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, यानी महिला प्लेयर है, क्रिकेट से संबंधित है। कैथरीन वायरस बी ऑप्शन, जो ये स्कॉटलैंड की महिला खिलाड़ी, क्रिकेटर महिला खिलाड़ी हैं, जिनको अभी मंथ ऑफ अवार्ड जो होता है आईसीसी की तरफ से, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से। और यूका सासो, जो हमारे पास यूका सासो दोस्तों, इनके बारे में जानिए। यूका सासो जो है, इन्होंने गोल्फ में यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है। यूका सासो ने यूएस वुमेंस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट होता है जो, उसको इन्होंने जीता है। तो चलिए मैं आपको यूएनसीटीएडी के बारे में बताता हूँ। यूएनसीटीएडी के फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट फाउंड इसका हुआ था 30 दिसंबर 1964 को, इसको स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, जेनेवा जो कि आपका स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है। और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है, मैंने कराया क्वेश्चन में, रेबिका ग्रीनस्पैन जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्त। चलिए मैं देख लीजिए इनकी, ये है रेबिका ग्रीनस्पैन, जिन्हें यूएनसीटीएडी के सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। विच स्टेट टॉप्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है, आपको बताना है। तो इसका हिंदी छूट गया है दोस्त, हिंदी में नहीं टाइप कर पाए, तो आपका आंसर देख लीजिए क्या बनता है, पंजाब। पंजाब ने स्कूल ग्रेडिंग पर, जो स्कूल परफॉर्मेंस के बेस पर जो ग्रेड दिया जाता है, इस इंडेक्स में क्या हुआ है, टॉप किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में स्कूल एजुकेशन में पंजाब ने टॉप किया है। और दूसरे नंबर पर जो रहा है चंडीगढ़, और तीसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु, थर्ड रहा है तमिलनाडु। और आपका जो ये रहा है क्या बोलते हैं, पंजाब रहता है फर्स्ट। पता है आपको दोस्तों, ये 2019 में पंजाब 13वें स्थान पे था, 13 नंबर पर था, अब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, काफ़ी सुधार हुआ है। और चंडीगढ़ जो है सेकंड है, तमिलनाडु मैंने बता दिया थर्ड है। और गवर्नर देख लीजिए, पंजाब के जो गवर्नर है उनका नाम है वीपी सिंह बदनौर, जिसके पहले सीएम बारे में, सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। तो चलिए आगे, आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आपको मैंने दिया था, हु इज अपॉइंटेड एज सीबीआई चेयरमैन, मैंने आपसे होमवर्क में दिया था, तो कोई ने इसका आंसर दिया है जो कि करेक्ट था, ठीक था। सुबोध कुमार को चुना गया है सीबीआई के चेयरमैन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे सेलिब्रेटेड, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे कब मनाया गया, इसको बता कर इसका डेट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है दोस्त। और मैंने जो आपसे 12 और 14 जून के बारे में पूछा है, तीन क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 12 जून और 14 जून के बारे में, और एक ये क्वेश्चन, इन तीनों का कमेंट में जवाब देना है दोस्तों। ताकि देखिए दोस्त, आपको जवाब देंगे तो आप ही का ही उससे फ़ायदा है, क्योंकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, याद नहीं है तो सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपका जो ये सेशन है कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो कंटेंट सभी के पास पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। सब खैर, बाय बाय, टेक केयर।